जय हिंद साथियों, सभी का स्वागत है। और आज हम लोग शिक्षण के चर को पढ़ने जा रहे हैं। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं शिक्षण की, तो शिक्षण में शिक्षण चर की महत्व तो काफी है, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। और जब हम बात करें आपके सिलेक्शन की, तो अभी तक हम लोगों ने सीखा कि शिक्षण क्या होता है। अब बात करेंगे शिक्षण के चर की तरफ। शिक्षण चर वे तत्व हैं जो शिक्षण के दौरान तत्व या जरूरत के रूप में काम करते हैं और जिनमें बदलाव संभव है, उसे शिक्षण का चर कहा जाता है। मतलब शिक्षण के चर वे तत्व होते हैं जो शिक्षण के दौरान, पढ़ाने के दौरान, स्टडी मटेरियल के दौरान तत्व या जरूरत के रूप में काम करते हैं, जिनमें बदलाव भी संभव है, उसे शिक्षण का चर कहते हैं। अगर हम बात करें शिक्षण वातावरण के, तो मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। शिक्षण वातावरण की बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं, चर माने जाते हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं कि शिक्षण के वे चर कौन से हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये 3 प्रकार के कौन कौन हैं। अगर हम देखें बी.ओ. स्मिथ के अनुसार, आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि बी.ओ. स्मिथ के अनुसार क्या है। पहली बात, आप लोग टेलीग्राम पर सभी लोग जुड़िएगा, दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। जी हाँ, जहां पर हम लोग आपके साथ मिलकर शिक्षण कौशल की सीरीज पढ़ रहे हैं जो आपके परीक्षा के पाठ्यक्रम और सिलेबस में है। अब पहला है स्वतंत्र चर, दूसरा है आश्रित चर, तीसरा है मध्यस्थ चर। इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर क्या होता है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षक की होती है। किसकी होती है? शिक्षक। स्वतंत्र चर क्या होता है? शिक्षक होता है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक स्वतंत्र चर के रूप में कार्य करता है। मतलब शिक्षक को कब कविता पढ़ानी है, कब कहानी पढ़ानी है, कब बच्चों को खेल कूद कराना है, कब बच्चों को लिखवाने का काम करना है, कब बच्चों को एक्टिविटी करानी है। माने जो शिक्षक होता है ये समय समय पर शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए उनमें बदलाव भी करता रहता है। तो इसे हम कहा जाता है, बी.ओ. स्मिथ के अनुसार स्वतंत्र चर में शिक्षक को रखा गया है। शिक्षक की जो भूमिका होती है यहां पर, वो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए होती है, जिसमें उनके विकास के लिए उनके आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन भी संभव होते हैं। अगर हम बात करें आश्रित चर की, जी हां, इसमें छात्र होते हैं। आश्रित चर में क्या है? छात्र। इसमें छात्र आश्रित चर माने जाते हैं। वो अपने शिक्षक पर ही निर्भर रहते हैं। शिक्षक उन्हें कब खेल खिलाएगा, कब उनको होमवर्क देगा, कब उन्हें पढ़ाने के लिए कहेगा, कब उन्हें कविता सुनाएगा, कब उनसे सुनेगा, कब उनसे बातचीत करने का प्रयास करेगा। तो यहां पर हमने और आपने देखा, हम लोगों ने पढ़ा कि आश्रित चर के अंतर्गत छात्र आते हैं। मोस्ट आईएमपी है, ये परीक्षा वाले टॉपिक हैं जहां से आपके परीक्षा में सवाल झोला भर भर के पूछे जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि मध्यस्थ चर क्या होता है। अब इन दोनों के, शिक्षक और छात्र, टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में क्या होता है, उनके मध्यस्थ चर क्या होते हैं? पाठ्य वस्तु, पाठ्य पुस्तकें इसके अंतर्गत आती हैं। जो पाठ्य वस्तु होती है, पाठ्य वस्तु के अंतर्गत आपकी पुस्तक भी आती है, आपके कक्षा कक्ष का कमरा भी आता है, टीएलएम भी आते हैं। तो यहाँ पे जो मध्यस्थ चर होते हैं स्मिथ के अनुसार, बी.ओ. स्मिथ के अनुसार, वो क्या क्या होते हैं? उसमें पाठ्य वस्तु होती है, शिक्षण विधियां भी होती हैं। ये सभी चर एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये सभी चर क्या होते हैं? एक दूसरे के पूरक। अगर इनमें से किसी एक को हटा दिया जाए, क्या शिक्षण का जो है संभव है? एक अच्छी शिक्षण शैली नहीं हो पाएगा। अगर छात्र को हटा दिया जाए, शिक्षक को हटा दिया जाए, पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधियां हटा दी जाए, तो यहां पर देखा, इनसे मिलकर शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण बनाते हैं। इनको मिलाकर ही जो शिक्षण प्रक्रिया है उसको पूर्ण बनाते हैं। आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट रख लें। सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो मेरे द्वारा निःशुल्क आप सभी के लिए देश हित में, राष्ट्र हित में उपलब्ध है। वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा अपने सभी साथी मित्रों तक। आगे हम बात करते हैं स्मिथ के शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक को कार्यवाहक चर माना जाता है, क्योंकि जो शिक्षक है एक तरह से कह सकते हैं हम कि उस कक्षा कक्ष का नेता होता है, जो मार्गदर्शक करने का काम करता है, और वह कार्यवाहक माना जाता है चर। कौन सा माना जाता है? कार्यवाहक चर, क्योंकि उसी के आधार पर बच्चों के सीखने की जो प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहती है। तो किसके अनुसार? बी.ओ. स्मिथ के अनुसार था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहां तक पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं शिक्षण के चरण की तरफ। ये काफी इंपॉर्टेंट है, शिक्षण का चरण। आपको उसको याद कर लीजिएगा, जहां जरूरत पड़े इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। और इसकी नोट्स अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं और इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी जानकारी ले सकते हैं। सभी क्लासेस आपके जनपद जौनपुर से चलती हैं। अगर शिक्षण की चरण की बात करें तो पहला आता है निदानात्मक चरण। कौन सा आता है? निदानात्मक चरण। ये निदानात्मक चरण क्या होता है? मतलब बच्चों का पूर्व ज्ञान
जरूरतें, कमियों को जानना। जैसे आप एक सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो अब अगर मैं एक शिक्षक हूं तो स्मिथ के अनुसार मैं पहले यह जानूंगा अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या आपने तैयार किया है, कि आपको एक सरकारी शिक्षक बनने में क्या क्या कमियां रह गई हैं। आपने हिंदी कितना पढ़ा है, इंग्लिश कितना पढ़ा है, जीवन कौशल कितना पढ़ा, शिक्षण कौशल कितना पढ़ा, सीडीपी का सेक्शन कितना पढ़ा है, ठीक है, नई शिक्षा नीति, आईटी 2009, एनसीएफ 2005 में क्या पढ़ा है, क्या अभी तक आप जानते हैं। उसके बाद गणित में क्या रूपरेखा आपकी रही है, गणित शिक्षण आपने कितना पढ़ा, पर्यावरण शिक्षण कितना पढ़ा, पर्यावरण अध्ययन आपने कितना तैयार किया, करंट अफेयर का क्या हाल रहा है, रीजनिंग, कंप्यूटर का क्या हाल है। तो ये जो हमारा होगा आपके प्रति, यह आपका पूर्व ज्ञान जानने का प्रयास करें, अभी तक आपके पास क्या था, उसके बाद क्या क्या जरूरतें हैं। अगर जरूरत की बात करें तो सबसे पहले कॉपी, कलम, पेन। तो सबसे पहला काम, आपकी जरूरत की बात करें, आपके पास सिलेबस होगा, आपके परीक्षा का पाठ्यक्रम होगा। दूसरी जरूरत क्या होगी आपकी, एक अच्छी किताब होगी, आपके पास पाठ्यक्रम होगा, नोट्स होगा, अच्छी किताबें होंगी। उसके बाद क्या जरूरत पड़ेगी आपको, उसके बाद आप सभी को एक अच्छे नोट्स की जरूरत पड़ेगी। जी हां, एक अच्छे नोट्स की जरूरत पड़ेगी जो आप घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं, या ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं, या जनपद जौनपुर से प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको एक अच्छा गाइडेंस करने वाला व्यक्ति चाहिए जो आपको कमियों को जाने और उस कमियों को निखारने का प्रयास करे ताकि आप सफल हो सके। तो यह स्मिथ के अनुसार शिक्षण चरण में निदानात्मक शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। आगे हम इसको और अच्छे से पढ़ने का, जानने का पूरा प्रयास करेंगे। आगे हम बात करते हैं उपचार। अगर हम उपचार की बात करें तो उपचार में क्या क्या आता है। अब देखिए, अब कमियों को सुधारने के लिए उचित तरीका अपनाना। अब जब मुझे आपकी कमियां पता चल जाएगी, अब मैं कोशिश करूंगा, एक शिक्षक ये प्रयास करेगा उन कमियों को सुधारने के लिए उचित तरीका का क्या किया जाए, अपनाया जाए। जैसे हम डॉक्टर के पास जब जाते हैं, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले मैं बता रहा हूं, फिर एग्जाम्पल देता हूं। एक होता है मूल्यांकन, तीसरा क्या है, मूल्यांकन। यह जानना कि क्या किया गया है, उपचार वांछनीय परिणाम दे पाया, इसके लिए मूल्यांकन करना है। अब देखिए, अब क्या होता है मूल्यांकन में, यह जानना कि क्या किया गया, उपचार वांछनीय परिणाम मिला, माने जो आप चाह रहे थे क्या वास्तव में वो आपको परिणाम मिला, क्या वास्तव में वो आपको रिजल्ट मिला, इसके लिए मूल्यांकन करना चाहिए। अब अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पहले क्या करता है, पूछता है क्या दिक्कत थी, अच्छा क्या क्या खाए थे आप, उसके बाद आपकी कमी को जानता है, आपकी बीमारी को जानने का प्रयास करता है, आपकी जरूरतें क्या है, कौन कौन सी दवा आपकी जरूरत पड़ सकती है, आपने कौन कौन दवाएं ली हैं, यह हो गया आपका निदानात्मक। उसके बाद उपचार शुरू करता है। अब आपके मर्ज को पकड़ने के बाद उसको उचित तरीका अपनाता है, कैसे से सुधारा जाए। जांच लिखेगा, फिर दवा लिखेगा। उसके बाद जब दवा खा लेंगे, 1 से 2 दिन के बाद आएंगे, अब मूल्यांकन करेगा कि जब आप आए थे और जब आपने उपचार कराया, निदान के बाद जब आपने उपचार कराया, अब इसका परिणाम क्या रहा, क्या आप ठीक हो पाया नहीं, या कोई कमी रह गई है, या कहीं आपकी मर्ज पकड़ में नहीं आई है। तो यह जानना किया गया उपचार वांछनीय परिणाम दे पाया नहीं, इसके लिए मूल्यांकन करना। फिर डॉक्टर क्या करता है, कहता है हाँ ठीक है, यही दवा आप आगे भी खाते रहिएगा। तो आपने मूल्यांकन किया, अब आपको आराम हो रहा है, आपको राहत मिल रही है। तो यह हो गए स्मिथ के अनुसार शिक्षण चरण के 3 चरण, निदानात्मक, उपचारात्मक और मूल्यांकन। उम्मीद करते तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आ गई हैं तो स्क्रीनशॉट क्लिक करिएगा, आप खुद क्लास में हमारे साथ नोट्स भी बनाते चलिए और खुद की सीरीज भी तैयार करते चलिए। बाकी आप बोर्ड पर तो देख ही रहे होंगे। शिक्षण प्रक्रिया, अब शिक्षण प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो ये द्विमुखी प्रक्रिया होती है। ये सवाल आता है किसने द्विमुखी कहा है, किसने त्रिमुखी कहा है। आगे जब हम लोग इसको और अच्छे से डीप में पढ़ेंगे, पढ़ने जानने का प्रयास करेंगे, तो शायद आपके सामने और अच्छे कॉन्सेप्ट खुलकर आ जाएंगे। इसमें क्या, द्विमुखी प्रक्रिया में जॉन एडम्स के अनुसार शिक्षण एक द्विमुखी प्रक्रिया है। ये मोस्ट आईएमपी मतलब 1 नंबर आपके यहीं से आ जाएंगे कि जॉन एडम्स के अनुसार शिक्षण एक द्विमुखी प्रक्रिया है। द्विध्रुवी प्रक्रिया क्या है, दो ध्रुवी, मान इसके 2 ध्रुव हैं। कौन कौन, पहला ध्रुव जो है वो आपका शिक्षक है और दूसरा कौन है, शिक्षार्थी। कौन है, शिक्षक और शिक्षार्थी। क्योंकि बिना इनके अगर आप चाहें तो शिक्षण प्रक्रिया भलीभूत नहीं हो पाएगी। मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आप इसे YouTube पर पढ़ रहे हैं, ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पे पढ़ रहे हैं, आप टेलीग्राम पे पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, आपको तब ही समझ में आएगा जब ये 2 लोग होंगे। तो जॉन एडम्स के अनुसार शिक्षण एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी होते हैं।
रास ने भी शिक्षण को द्विध्रुवी प्रक्रिया ही माना है। अब देखिए आपको रास जी भी मिल गए और जान भी मिल गए। अब आपके परीक्षा में आता है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने शिक्षण प्रक्रिया को द्विमुखी प्रक्रिया माना है या नहीं माना है। अगर आपको इन सभी के नाम नहीं पता रहेंगे तो आपके प्रश्न के उत्तर गलत भी हो सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहेंगे आप अगर ई लर्निंग विद दुर्गेश के सभी क्लासेस ले रहे हैं तो कहीं भी आपको कोई गलती हो, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो। अब हम आगे चलते हैं आपके साथ। शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। अब इसमें त्रिध्रुवी प्रक्रिया में देखते हैं इसमें कौन कौन क्या क्या कहा है। इसमें जॉन डेवी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जॉन डेवी एकदम रट लीजिएगा क्योंकि यहां से सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। शिक्षण त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, ये किसने कहा था? जॉन डेवी ने त्रिध्रुवी प्रक्रिया के बारे में कहा था, इन्होंने माना था। और ब्लूम्स ने भी माना है, ब्लूम्स ने भी माना है कि शिक्षण त्रिध्रुवी प्रक्रिया है या त्रिध्रुवी। अब आते शिक्षण में कौन कौन? एक तो आप हो गए शिक्षक, माने टीचर हो गए, छात्र हो गए। जॉन डेवी के अनुसार तीसरा जो है वो है आपकी सामाजिक प्रक्रिया। जैसे शिक्षण प्रक्रिया अगर हम बात करें तो बच्चा बोलना कहां से सीखता है? जैसे कोई बंगाली बच्चा बंगाल कहां से बोलना सीखता है? बंगला। कोई उर्दू बोलना कहां से सीखता है? पंजाबी बोलना कहां सीखता है? उड़िया बोलना कहां सीखता है? तमिल बोलना कहां से सीखता है? वो अपने समाज से सीखता है। तो हमने देखा कि शिक्षण में जॉन डेवी के अनुसार त्रिध्रुवी प्रक्रिया को उन्होंने स्वीकार किया है, शिक्षक, छात्र और सामाजिक प्रक्रिया। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आगे देखते हैं ब्लूम्स के अनुसार। ब्लूम्स के अनुसार भी शिक्षण त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, लेकिन इसमें क्या है अब हम देखते हैं त्रिध्रुवी में क्या क्या आते हैं। 3 आते हैं। पहला है शिक्षण के उद्देश्य। इसमें पहला क्या है इनका? शिक्षण के उद्देश्य, माने आप पढ़ रहे हैं क्यों? आपका एक उद्देश्य है, आपको एक सरकारी शिक्षक बनना है, आपको एक सरकारी शिक्षक बनना है, एक सरकारी नौकरी करनी है आपको, यह आपका उद्देश्य है। इसी के लिए तो आप पढ़ रहे हैं। तो वरना इस उम्र में कौन पढ़ना चाहे? कौन दिन रात मोबाइल पे, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, पीसी पर, टैब पर क्लासेस पढ़े, आके फोड़े। ये हो गया आपका। दूसरा है सीखने का अनुभव। ये ब्लूम्स के अनुसार है शिक्षण त्रिध्रुवी। सीखने के अनुभव क्या है? अब देखिए, आपने अभी तक जो जाना, अभी तक जो आपने सीखा, इसका अनुभव किया, आप इस अनुभव का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने भी पढ़ा और आगे हम लोग भी पढ़ेंगे, जब सीडीपी कॉन्सेप्ट और अच्छे से पढ़ेंगे, जब अधिगम पढ़ेंगे। अगर हम कार चलाना सीख लेते हैं अल्टो की, तो क्या आपको टाटा की कार चलाने में कोई दिक्कत आएगी? जैसे अगर आपने सुजुकी की कार चलाना सीख लिया है, नहीं आएगी। तो मैंने जो सीखने का अनुभव है, एक जगह आपने जो सीखा उसका हम प्रयोग कर लेते हैं। तो सीखने के अनुभव जो होते हैं, यह भी ब्लूम्स के अनुसार त्रिध्रुवी शिक्षण प्रक्रिया का एक हिस्सा है। तीसरा इनका है व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम से ही तो व्यवहार में परिवर्तन होता है। आगे हम आपने थॉर्नडाइक को पढ़ा होगा, जो आपने अधिगम के सिद्धांत पढ़े होंगे तो ठीक है, वरना आगे हम लोग उसको भी जब पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो ब्लूम्स के अनुसार शिक्षण त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। उन 3 ध्रुवी को हम लोगों ने देखा। शिक्षण का उद्देश्य, सीखने के अनुभव, व्यवहार में परिवर्तन। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपके जो कॉन्सेप्ट थे, जो थ्योरी थी, वो पूरी तरह से क्लियर हो चुकी होगी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। अभी लेनी विद दुर्गेश आप देख रहे हैं, ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब पर फॉलो करके रखिएगा। अगला है शिक्षण की अवस्थाएं। शिक्षण की अवस्थाएं। अब शिक्षण की अवस्थाएं क्या है, आइए इसको जानते हैं। टालमैन ने शिक्षण की 3 अवस्थाएं मानी है। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए हर एक टॉपिक, मतलब ये जो नोट्स है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ये सभी नोट्स। अब देखिए टालमैन ने शिक्षण की 3 अवस्थाएं मानी। कौन कौन? देखिए, शिक्षण पूर्ण अवस्था, मतलब पूर्व ज्ञान का जानना। जैसे मेरा एग्जांपल, जब बच्चा आपके स्कूल में दाखिले के लिए आता है, जैसे कक्षा 1 में, एलकेजी में, प्री प्राइमरी में, जब बच्चा आपके स्कूल में आता है, स्कूल में जब प्रवेश करता है, तो क्या उसके पास ज्ञान होता है? वो ज्ञान से लबालब भरा होता है, वो ज्ञान से लबालब भरा होता है। तो ये आप सभी लोग जान लीजिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी लोग इसको पढ़ रहे हैं, माने टालमैन ने शिक्षण की जो 3 अवस्थाएं मानी, उसमें शिक्षण पूर्ण अवस्था माने पूर्ण ज्ञान का जानना। जैसे जब मैं आपको पढ़ाना शुरू किया तो मैंने आपसे पूछा कि आप क्या क्या पढ़े हैं। कल को सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, इसके पहले भी तक आपने कितना पढ़ा था, कितना आपका तैयार था? कि लोग ज्यादा है, पद संख्या कम होती जा रही है, तो सिलेक्शन कहीं ना कहीं जो राह है वो थोड़ा सा कठिन होती जा रही है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को जानते रहिएगा। मैंने शिक्षण पूर्ण अवस्था, पूर्ण ज्ञान जानना, तो ये भी आपके लिए हो गया कॉन्सेप्ट।
समझ में आ गया सबको? किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या? मैंने पूर्व ज्ञान को जानना कि खाना कैसे खाते हैं, पापा कौन है, नाना कौन है, छोटा क्या है, बड़ा क्या है, तो बच्चा ये जानता है। ये होगी पहला शिक्षण पूर्ण अवस्था। दूसरा है अंतःक्रियात्मक अवस्था। ये अंतःक्रियात्मक अवस्था क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया, माने क्रिया प्रतिक्रिया। जैसे पूछता है ताजमहल कहां, बच्चे कहते सर आगरा में। बच्चे क्या कहते हैं? आगरा में। पूछते खाना कौन खा के गए, सर मैं। टिफिन कौन कौन लाया है, सर मैं। नहीं सर मैं नहीं लाया हूं। तो जब आप अंतःक्रियात्मक अवस्था टालमेन के अनुसार, इसमें क्रिया प्रतिक्रिया होती है। मतलब आपके द्वारा पूछे गए सवाल का बच्चे भी जवाब देते हैं, तो क्या हो गया? ये क्रिया का प्रतिक्रिया हुआ। ठीक, इससे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो आगे हम आपको एक एक करके देंगे। तीसरा शायद आपको दिख रहा होगा उत्तर अंतःक्रियात्मक अवस्था। उत्तर अंतःक्रियात्मक अवस्था। अंतःक्रियात्मक अवस्था मतलब मूल्यांकन। क्या हो गया आपका? मूल्यांकन हो गया। ठीक है, आपका क्या हो गया? मूल्यांकन। मूल्यांकन में बिंदी छूट गई है, अब मूल्यांकन होगा। अब मूल्यांकन में क्या होगा? अब इसमें देखा जाएगा कि आपने जो बच्चों को सिखाया क्या बच्चा सीख पाया, या मैंने जो आपको सिखाया क्या आप सीख पा रहे। तो यह हो गई शिक्षण की 3 अवस्थाएं टालमैन के अनुसार। पहला है शिक्षण पूर्ण अवस्था, दूसरा है अंतःक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है उत्तर अंतःक्रियात्मक अवस्था। अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट सेक्शन में वही लिखिएगा, नहीं समझ में आया तो यह लिखिएगा। और डेली क्लास में एकदम समय से बने रहिएगा। सिलेक्शन लेना है तब, अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो ध्यान रहे। आगे हम बात करते हैं शिक्षण पूर्ण अवस्था। इस शिक्षण पूर्ण अवस्था में क्या क्या आता है उसके एग्जाम्पल भी हम आपके साथ मिलकर पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए इसकी जो क्लास की लिंक और नोट्स है ना, वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिए, सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस के, ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, आप सभी। अब देखिए विद्यार्थियों को अधिगम हेतु तैयार करना, बच्चों को सीखने के लिए तैयार करना। जैसे मैं आपको हमेशा मोटिवेट करता रहता हूं ताकि आपके अंदर रुचि पैदा हो सके, और पढ़ाने के तकनीकी बदलाव करता रहता हूं ताकि आप आसान भाषा में सीख सकें। और जब आसान भाषा में सीखेंगे तभी तो सिलेक्शन के करीब पहुंचेंगे। और पाठ्य योजना नोट्स जो है आपका, वो भी मैं आपको कोशिश करता हूं तैयार करके देता हूं। हम लोगों ने देखा शिक्षण पूर्ण अवस्था जो था उसमें विद्यार्थियों को अधिगम के लिए तैयार करना, विषय वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न करना। जब तक तू लोग ध्यान से पढ़वा सीखबा तो कैसे जाएंगे कि का पढ़े कहो, का छोड़े कहो, कितना पढ़े कहो। अब कुछ लोग डिमोटिवेट है, अरे यार भर्ती ना होता, अरे यार पद कम बा, अरे यार हमारा 3 साल हो गए टेट पास किए, सीटेट पास किए। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर रुचि का उत्पन्न होना जरूरी है, क्योंकि आज आप पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको इस बात की रुचि है कि आपको सिलेक्शन होगा, आप सरकारी शिक्षक शिक्षिका हो जाएंगे, आपकी 50,000 से ज्यादा तनख्वाह होगी, और इसके नाते आपके अंदर रुचि आती है। जैसे बहुत सारे विषय से, कभी कुछ लोग कहते हैं मुझे गणित में रुचि नहीं आती, कुछ कहते हैं सर मुझे इंग्लिश में रुचि नहीं आती, तो उसके लिए रुचि भी उत्पन्न करना जरूरी है। आगे हम देखते हैं उचित शिक्षण विधि का प्रयोग। उचित शिक्षण विधि का प्रयोग माने अगर उचित शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो शिक्षण कार्य भी सफल नहीं होगा। पाठ्य योजना क्या पढ़ाना है, फिर क्या पढ़ाना है, फिर क्या पढ़ाना है, फिर जैसे हम किताबें लेते हैं, बाजार बहुत सारी किताबें आती, समझ नहीं आती कौन सी किताब पढ़े, कौन सी किताब बेस्ट होगी। तो उसके लिए हम आपसे फिर कहना चाहेंगे कि आप भी ये बात जाने कि पाठ्य योजना है उसके बारे में जानना जरूरी है। इसके लिए मैं बार बार कहता हूं कि आप नोट्स ले लीजिए करिए, क्योंकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार मुझे क्या क्या चीजें पढ़नी है। वैसे भी आप बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स खरीद भी लिए होंगे, लेकिन साथ ही साथ नोट्स जरूर रखा करिए। समय में, कम समय में बेहतर तैयारी करने के लिए आपके जो उचित मार्ग है ना वो प्रशस्त हो जाते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। शिक्षण पूर्ण अवस्था हमने देख लिया, एग्जाम्पल भी देख लिया। अब अंतर जो क्रियात्मक अवस्था है, अंतःक्रियात्मक अवस्था में क्या क्या आता है? इसमें क्रिया प्रतिक्रिया या क्रिया एवं अंतःक्रिया होती है। माने शिक्षक छात्र आपस में अंतःक्रिया करके ज्ञान का निर्माण करते हैं। यह लाइनी परीक्षा में पूछा जाता है हूबहू, जो आपको यहाँ पे दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इस तरह के सवाल आपके परीक्षा में आते हैं, इसलिए ऐसे सवालों में कभी भी गलती मत करिएगा, वरना इसके भुक्तभोगी आप होंगे। अंतःक्रियात्मक अवस्था माने क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया एवं अंतःक्रिया। शिक्षक छात्र आपस में अंतःक्रिया करके ज्ञान का निर्माण करते हैं। स्क्रीनशॉट सब लोग कर लीजिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। ठीक, अगला है उत्तर एवं अंतःक्रियात्मक अवस्था। उत्तर अंतःक्रियात्मक अवस्था माने मूल्यांकन करना
शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जानकारी प्राप्त करना। आप पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े, अरे भैया राइट डायरेक्शन है या नहीं है, सिलेक्शन के करीब है या नहीं है, मतलब शैक्षिक उद्देश्यों के प्रति जानकारी पाना भी उतना ही जरूरी, उतना ही महत्वपूर्ण होगी। यह उत्तर अंतःक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है, इसलिए इसको रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो अगली हम लोग को टॉपिक पढ़ना है वो शिक्षण प्रक्रिया के सोपान पढ़ने हैं। ये सोपान आपकी परीक्षा में काफी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ लेते हैं, टॉपिक आपका छोटा सा है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक उत्तर अंतःक्रियात्मक अवस्था, मतलब इसे मूल्यांकन करना होता है। इसमें प्रैक्टिस सेट, जैसे मैं आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप इंस्टॉल करेंगे प्ले स्टोर से, प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। घर बैठ के अगर आप प्रैक्टिस सेट चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए कहीं ना कहीं आपको लगे रहना होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल, अगले टॉपिक की तरफ। शिक्षण प्रक्रिया के सोपान। शिक्षण प्रक्रिया के 3 सोपान होते हैं। पहला है शिक्षण पूर्ण चिंतन एवं तैयारी। शिक्षण पूर्ण चिंतन एवं तैयारी माने आपको सरकारी शिक्षक शिक्षिका बनना है, अध्यापक अध्यापिका बनना है। आप चिंतन करते हैं क्या पढ़ें, कहां से पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन सी नोट्स पढ़ें, कौन सी किताब पढ़ें, कौन से यूट्यूब चैनल पढ़ें, कौन सा टेलीग्राम ज्वाइन करें, तो कौन सा ऐप इंस्टॉल करें। तो आपके मन में ये क्या होती है, चिंता। अब तैयारी शुरू करते हैं। इसमें क्या होगा, उद्देश्य का निर्माण। इसमें क्या होगा, उद्देश्य का निर्माण। आपका उद्देश्य हो गया ना, शिक्षक और शिक्षिका बनना है, मास्टर मास्टराइन बने के बाद फिर अब कहां पढ़े के बाद अब विषय वस्तु का चयन, विषय वस्तु का चयन, पाठ्यक्रम का चयन करना है। यदि पूर्व निर्धारित नहीं है तो करना। अब पूर्व निर्धारित है, जैसे आपका सिलेबस आपके पास है, जैसे आपके पास आपका पाठ्यक्रम है, नहीं है तो आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा और दुर्गेश सर सर्च करिएगा, ई-लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, वहां से आप अपना जो सिलेबस है डाउनलोड कर लीजिएगा। अब शिक्षण विधियां, भैया किसको कैसे पढ़ना है, किताबें ढेर सारी मिल गई। अब किस टॉपिक को कितना पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, युक्तियां, तकनीकी, इन सभी का निश्चयन करना। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना, क्या क्या नहीं पढ़ना है। पढ़ना तो बहुत है, सिलेबस बहुत बड़ा है, उसमें से क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। अगर ये नहीं जान पाएंगे तो सिलेक्शन के करीब नहीं पहुंच पाएंगे। इन चीजों को अच्छी तरह से जानना है। यहां हो गया शिक्षण पूर्ण चिंतन और तैयारी। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा। ये सिलेक्शन वाले टॉपिक है जो आपको सरकारी शिक्षक बनाने में आपकी अहम और महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। आगे हम देखते हैं, अब है दूसरा वास्तविक शिक्षण। दूसरा क्या है, वास्तविक शिक्षण। पहला इसमें कक्षा व्यवस्था, माने अब अगर आप एक शिक्षक बन गए हैं तो वास्तविक शिक्षण में क्या होगी, कक्षा की व्यवस्था होना चाहिए। माने आपके पास कक्षा कक्ष होनी चाहिए। और कक्षा कक्ष कैसा होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। पढ़ाने के साथ साथ कक्षा का परीक्षण होना चाहिए, माने पढ़ाने के साथ साथ कक्षा का परीक्षण भी होना चाहिए। ये भी जानना बच्चे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बस आप शुरू हो गए पढ़ाना, पढ़ाते जाइए पढ़ाते जाइए पढ़ाते जाइए, ऐसा नहीं करना। पढ़ाने के साथ साथ कक्षा परीक्षण भी करते रहना है। आपको ये देखते भी रहना है कि उसका क्या प्रतिक्रिया बच्चों के प्रति हो रही है। फिर उपयुक्त युक्तियों द्वारा तथा तकनीकियों का प्रयोग, उसके साथ उपयुक्त युक्तियों और तकनीकों का भी प्रयोग करते रहना चाहिए। यह भी आपके लिए उतना ही जरूरी है। आवश्यकतानुसार उपयुक्त पुनर्बलन का भी प्रयोग करना, जरूरत पड़ने पर बच्चों को मोटिवेट भी करते रहना है, उन्हें बताते भी रहना है। अब ये नहीं करना ते गधा ते न पढ़ पाई, ते बैल है तेरे पढ़े में आए, लड़की कबो अंग्रेजी न सीख पाई है, लड़की कबो गणित रहे, लड़का लड़कों से कमजोर है, ठीक है, लड़के लड़कियों से कमजोर है पढ़ने में। इस तरह के शब्दावलियों को प्रयोग नहीं करना है, उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें हमेशा पुनर्बलन करना, उन्हें हमेशा आगे की तरफ ढकेलना। तुम कर सकते हो, बहुत अच्छा, लगातार मेहनत करो, तुमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं है, हमेशा उनको पुनर्बलन करने की जरूरत होती है। यह हो गया वास्तविक शिक्षण। क्या आपको समझ में आया वास्तविक शिक्षण? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइएगा। अगला है आपके सामने शिक्षणोपरांत मूल्यांकन। अब आपने पढ़ा लिया, अब उसके बाद मूल्यांकन क्या हो गया? हो गया उद्देश्य आधारित मूल्यांकन। माने जो सोचकर आपने पढ़ाया था, जिस एम के लिए पढ़ाया था, क्या वह पूरा होता हुआ नजर आ रहा है? क्या जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, क्या मैं उम्मीद करूं कि आप सरकारी शिक्षक बनेंगे? क्या मैं जो पढ़ाता चल रहा हूं, क्या यहां से परीक्षा में सवाल आएंगे? हाँ, तो उद्देश्य आधारित मूल्यांकन करते चलना है कि जिस उद्देश्य के साथ हम और आप पढ़ रहे हैं वो उद्देश्य भी पूर्ति हो रही है नहीं। फिर व्यवहार परिवर्तन का परीक्षण, फिर व्यवहार परिवर्तन का परीक्षण, माने व्यवहार कैसे बदलना है इसका भी परीक्षण करते चलना है। कि व्यवहार परिवर्तन का परीक्षण भी करते हुए, साथ ही साथ
भविष्यगत संभावित परिवर्तनों पर विचार। फिर भविष्य में क्या होगा, मतलब व्यवहारिक परिवर्तन का परीक्षण, मतलब आप पढ़ने के बाद आपकी जो प्रतिक्रिया आ रही है, आपकी जो, क्योंकि अब प्रश्न बदल रहा है, टॉपिक बदल रहे हैं, सिलेबस बदल रहे हैं, प्रश्न पूछने का तरीका बदल रहा है, ठीक, तो उस दशा में हमें सिलेक्शन कैसे लेना है, इसमें भी क्या आपके परिवर्तन में भविष्यगत, माने जो मैं आज पढ़ा रहा हूं, आगे चाहे सिलेबस बदले या पैटर्न में चेंज हो, परिवर्तन पैटर्न में बदलाव हो, फिर भी उसके बाद आप सिलेक्शन के कितने करीब पहुंच रहे हैं यह भी जानना उतना ही जरूरी है, उसका भी ध्यान रखना होगा। तो शिक्षण प्राप्त मूल्यांकन, तो आज का जो टॉपिक था वो हम लोगों ने पढ़ लिया, वो हम लोगों ने जान लिया कि क्या क्या टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा, क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु थी वो हम लोगों ने पढ़ा। यहां तक किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो बेहिचक आप पूछेगा, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार सिलेक्शन लेना है आपको। अब सभी लोग टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करिएगा, बिना स्पेस के ई लर्निंग विद दुर्गेश को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां से सभी क्लास की नोट्स, लिंक, वीडियो सब कुछ मिलती रहेगी। आप घर बैठे नोट्स चाहते हैं, ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये सभी क्लासेस जनपद जौनपुर से आप सभी के लिए लाइव चलती है। मेरी क्लासेस हमेशा निःशुल्क आपके लिए देशहित में, राष्ट्रहित में है। जी हाँ, नोट्स सभी घर बैठे मिल सकता है, प्रैक्टिस सेट मिल सकता है। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक नहीं है तो लाइक करिएगा, चैनल पे अगर नए हैं ना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन में दबा के रखिएगा। हाँ, और फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो, लाइक करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है। थैंक यू। क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद हम एक और अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, एक नया अध्याय करेंगे जिसका नाम है शिक्षण के स्तर। तो ये नोट्स के साथ साथ ही हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपने वीडियो को शेयर किया होगा, लोगों तक पहुंचाया होगा और इसी तरह पहुंचाते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय भारत। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप भी अब की बार टेट पार करने की तैयारी कर रहे हैं? चाहे कोई भी हो परीक्षा, अब टेट, सी टेट, रीट, MP टेट आदि सभी राज्यों की परीक्षा के सिलेबस के आधार पर हम आपके लिए लाए हैं सारे विषयों की महत्वपूर्ण नोट्स। स्टेट, NCERT और प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर डिजाइन किए गए हैं ताकि इस बार आपका सरकारी शिक्षक या शिक्षिका बनने का सपना साकार हो जाए। अब की बार टेट पार, सुपर टेट, KVS और रीट मेंस एग्जाम के नोट्स भी उपलब्ध हैं। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और PDF नोट्स भी अवेलेबल हैं। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 63063 44367, 73551 79012 या 73988 83002 पर। एड्रेस जौनपुर, UP।